नमस्कार। किसान इंडिया के खास कार्यक्रम माइक पे मुलाकात में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उमाकांत उमराव जी की, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। आपके नाम एक और उपलब्धि है पानी को लेकर जी। जब भी आपकी चर्चा होती है या हम अगर इंटरनेट पर कहीं सर्फ भी करते हैं तो सबसे पहले बात पानी की आती है जी। आपको जिलाधीश से जलाधीश जी तमगा दिया, ये किसानों की प्रयास जी जी। तो ये जो देवास मॉडल है, इसको हम अब डेयरी में कैसे कन्वर्ट करने की आपकी प्लानिंग है? देवास मॉडल बड़ा क्लियर था जी, और मैं मानता हूं कि यदि कोई सोशल इशू हो और उसका यदि हम सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल के रूप में सोल्यूशन इवॉल्व कर सके तो उसके सस्टेन करने के और स्केल अप होने के चांसेस बहुत हैं। जो देवास मॉडल था वो एक बिजनेस मॉडल था जो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल था और वो इतना अच्छा प्रॉफिट मॉडल था कि उसमें ब्रेक इवन पीरियड इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उसका ब्रेक इवन पीरियड हार्डली 2 साल से 3 साल था, जो शायद ही किसी बिजनेस में इतना अच्छा रिटर्न होता होगा। तो जाहिर है जब इतना प्रॉफिट था तो लोगों ने उसको स्वीकार किया और जैसा मुझे बताया जा रहा है कि लगभग वहाँ 5,000 से 8,000 करोड़ के काम हुए जो किसानों ने अपनी ही जेब से लगाए, अपनी ही जमीन लगाई, अपनी ही ऊर्जा लगाई। बट जाहिर है कि उसका प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ और इसलिए जब वहां कोई लीडरशिप नहीं है इस मामले को लेकर, फिर भी वो अपनी गति से फैलता जा रहा है उस जिले में भी और भी जिलों में और प्रदेशों में भी फैलता जा रहा है। मिल्क का भी यही है कि ये तभी इसके बारे में लोग स्वीकार करेंगे जब इसमें प्रॉफिट दिखाई देगा और रिस्क कम होगा। हमने जो दुग्ध समृद्धि अभियान चलाया है उसमें यही तीनों चीजें हम लेके गए हैं कि आप यदि ब्रीड इंप्रूवमेंट करते हो तो आपको प्रॉफिट कैसे होगा, कितना होगा और कितने वर्षों में होगा। इसी तरह पोषण आहार में ऐसा नहीं है कि यदि 11 रुपए आप लगा रहे हो आपकी जेब से जा रहा है तो उसके बदले इमीडिएटली एक ही दिन में 2 दिन में आपको उस 11 का रिटर्न 18 रुपए के रूप में आ रहा है, तो आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है। इससे अच्छा प्रॉफिट क्या हो सकता है कि आज लगाओ और 3 दिन बाद उसका प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, वो भी 50% 60%। और इसी तरह जो है स्वास्थ्य का है, यदि आपने उसको डीवर्मिंग करी ठीक से तो हो सकता है आपको 50 रुपए की दवा लगे, लेकिन हो सकता है उससे आधा लीटर रोज दूध भर जाए जो आपका 20 रुपए का होगा। तो ये जो अभियान है इसमें यही है कि जो गुड प्रैक्टिसेस हैं, जो अच्छी टेक्नोलॉजी है, वो किसानों के पास लेके जाना इस आधार पे कि इससे आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये देवास मॉडल की ही निरंतरता है। इसमें वही किसान है जो वहां भी किसान थे। देवास से डेयरी तक का, देवास से डेयरी तक का सफर है। हाँ जी। आपने एक नारा उस समय चलता था, 2006 की ये बात होगी जब देवास मॉडल जी आपने दिया था कि जल बचाओ जीवन बचाओ, उसको आपने बदल के जल बचाओ मुनाफा कमाओ, प्रॉफिट कमाओ। डेयरी में कौन सा नारा देने जा रहे हैं? मैंने अभी जो हमारे दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान में लोग जाते हैं उनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ। हमारी कुछ मास्टर ट्रेनर्स हैं वो भी ट्रेनिंग देते हैं और एक सेशन मैं भी लेता हूँ, रोज लेता हूँ सेशन। तो मैं जब फर्स्ट राउंड की ट्रेनिंग हुई थी उसमें मैंने यही कहा था, जब तुमको कुछ समझ में ना आए तो बस 3 बार नारा लगा के आ जाना, लाभ कमाओ लाभ कमाओ लाभ कमाओ। है ना, किसान को लगेगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो उसके दिमाग में जाएगी, सोचना शुरू करेंगे। तो मैंने कहा यदि आप कुछ नहीं कह पा रहे हो, आप इतने स्किल्ड नहीं हो अपने विचार संप्रेषण में और या नॉलेज में आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बस इतना नारा लगा के आ जाना। तो वो चल रहा है, उसके कैसे रिजल्ट। कला और संस्कृति की भी बात मध्य प्रदेश में खूब होती है और आप भी उसमें बड़ा क्रिएटिवली इन्वॉल्व रहते हैं। कुछ गाने या कुछ इस तरह के लोकगीत वगैरह कहीं आपने लिखे हो या कुछ उनका इस्तेमाल अगर हो रहा हो तो? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं लिखे हैं। मैं थोड़ा टेक्निकली जरूर लिखा है। हाँ। हम जो नर्मदा जी में काम कर रहे थे जी, मैं आपको बता दूं कि एक नदी में और एक नहर में एक तकनीकी फर्क है। दोनों का पानी वही है जो क्लाउड से आता है, सेम है, लेकिन नदी को हम नदी क्यों कहते हैं और कैनाल को हम कैनाल क्यों कहते हैं, नदी क्यों नहीं कहना शुरू कर देते हैं? उसका एक रीजन है। जो नदी का पानी है या नदी का जो इकोसिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है नदी के पानी की क्वालिटी को लेकर।
और वो इकोसिस्टम क्या है, एक जो उसके अंदर जीव जंतु हैं, प्लैंकटन्स हैं, फिश हैं और भी बहुत सी चीजें हैं, और एक उससे लगे हुए क्षेत्र को जिसको कहते हैं राइपेरियन जोन इकोसिस्टम। और ये दोनों तीनों मिला के बनाती हैं नदी। ये दोनों चीजें नहर में नहीं होती हैं। ना तो उसमें एक्वेटिक इकोसिस्टम जो पानी के अंदर का सिस्टम है वो नहीं होता है, उसमें कोई प्लैंकटन नहीं है, फाइटो जो प्लैंकटन कोई भी नहीं है, और इसी तरह उसका कोई राइपेरियन जोन नहीं होता है। तो आप देखिए नदी के पानी में जीव जंतु नहीं होते, कोई कभी आप नहीं कह सकते इसमें घड़ियाल पैदा हो गए या इसमें टर्टोइज आ गए नहर में हाँ सॉरी कछुए आए, कभी नहीं होते। ये सब चीजें नदी में होती है। और आप एक देखें कि हमारे यहाँ ये भावना रही है कि गंगा जी, यमुना जी और नर्मदा जी हमारी पवित्र नदियां हैं। तो प्रश्न है कि वो पवित्र नदी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्यों इवॉल्व हुआ? और लोगों ने ये भी कहा कि साहब इससे पाप धुलते हैं। मेरा ऐसा इसमें सोचना है कि इसके कई अपने फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल गुणों की वजह से होता है। जो राइपेरियन जोन की जो फ्लोरा एंड फौना है उससे पानी में आता है, और वो जो राइपेरियन जोन की फ्लोरा फौना है वो पूरे सृष्टि में, पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा जटिल और डाइवर्सिफाइड इकोसिस्टम होता है। उसमें तरह तरह की चीजें होती है, बहुत ज्यादा तरह की, और वो पानी के लिए, नदी के लिए लंग्स का और फेफड़े का और किडनी का काम करता है, और फूड हैबिटेट का भी काम करता है। जो छोटी छोटी चीज वहां जाते हैं, खाते हैं, ब्रीड करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। मछलियां छोटी छोटी जाएंगी, वहां जाएंगी, ब्रीड करेंगी, भोजन लेंगी, फिर वापस आ जाएंगी, ऐसा होता है। और उसी से बहुत से गुण हैं जो नदी में ट्रांसफर होते हैं। जिसमें आपको बता दूं कि आज से 50 साल पहले 70s में गंगा जी का जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन था वो 12, 13, 14 हुआ करता था। आज वो घट के कई स्टेज में 2-3 बचा है, जो आप छूने मतलब अलाउड नहीं है कि आप उसको छुए, इस तरह की स्थिति में है। तो जब 12-13 उसकी डिजॉल्व ऑक्सीजन लिमिट होगी तो क्या होगा, आपको फ्रेश महसूस कराएगा। जब आप नहाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। क्यों? ऑक्सीजन ज्यादा पंप हो रही है, तरोताजा हो जाते हैं। फिर लोग कहते थे कि साहब पाप धुलते हैं। पाप कैसे धुलते थे? वो इस तरह होता था कि एक समय था जब इंडिया में लेप्रोसी बहुत होती थी, कुष्ठ रोग बहुत होता था। तो अपने आप मान्यता थे कि आप इनको गंगा जी के किनारे छोड़ आइए, और वो लोग सुबह शाम नहाते थे, और इस नहाने की प्रक्रिया में उसके स्किन रोग कोई भी हो या कुष्ठ रोग हो ठीक हो जाते थे। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर उस तरह की जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से आई है जहां आर्सेनिक है, ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है, उसके वजह से वो धीरे धीरे ठीक होता है। तो लोगों ने कहा इसका पाप धुल जाते हैं। आज वही पानी जिसका डिजॉल्व ऑक्सीजन 12-13 होना चाहिए वो 2-3 में पहुंच गया है। और थर्ड, एक एल्कलिनिटी गुण होता है। एक डॉक्टर साहब हैं वहाँ अमेरिका के हैं, उनके बुक है अल्कलाइज और डाई। मतलब ये कहने का कि या तो अपनी बॉडी को अल्कलाइन रखो या फिर मरने के लिए तैयार रखो, और वो उसमें सजेस्ट करते हैं किस तरह खाना खाना चाहिए वगैरह चीजें। और सब्सटेंशियली उन्होंने हमारे आयुर्वेदा से ही लिया हुआ है। हमारे आयुर्वेदा में भी यही है कि साहब ऐसा खाना, ये वो वगैरह चीजें ऐसी हैं। तो हमारा जो पानी था गंगा जी का और नर्मदा जी का, उसकी एल्कलिनिटी जो है वो 8.5, 9, 9.5 तक होती थी, विच इज वेरी गुड फॉर ह्यूमन बीइंग। आज घट के वो नर्मदा जी का तो अभी भी ठीक है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी ठीक है नर्मदा जी का, पर गंगा जी का कई जो है वो 7 से नीचे भी चला गया, मतलब वो एसिडिक हो गया। आज गंगा को लेकर जी, क्योंकि आप कानपुर से ताल्लुक रखते हैं, कोई टीस होती है नर्मदा जी में? अभी भी इतना अच्छा हुआ है, बहुत ज्यादा कुछ प्लान है कि आगे जाके हम कुछ गंगा के लिए कर? बहुत ज्यादा टीस होती है जी, और मैं यही प्रार्थना करूंगा गंगा माता से कि मेरे जीवन के उत्तरार्ध में वो मुझे अपने काम के लिए मौका दें, आशीर्वाद दें। पूर्वार्ध में तो नर्मदा जी ने पूरा आशीर्वाद दिया। हाँ, नर्मदा जी ने पूरा आशीर्वाद दिया, और हमने वहां पे एक राइपेरियन जोन इकोसिस्टम रिवाइवल का काम शुरू किया था कानपुर में, नर्मदा जी में जी। गंगा जी का जो राइपेरियन जोन इकोसिस्टम है वो लगभग पूरा तहस नहस हो गया है। गंगा की कानपुर में ही सबसे ज्यादा खराब है। हाँ, नर्मदा जी का राइपेरियन जोन इकोसिस्टम भी डैमेज हुआ है, लेकिन कुछ जगह भी शेष हुई है जी। तो हमने शुरू किया था कि यदि नर्मदा जी को पवित्र बनाना है तो आपको जो इसका राइपेरियन जोन है उसकी फ्लोरा फौना को जीवित करना पड़ेगा।
तो ये हमने एक पब्लिक मूवमेंट्स के थ्रू किया था और वो अभी भी चल रहा है, पब्लिक ही चला रही है उसको। करीब हमने 125 किलोमीटर का स्ट्रेच लिया था और काफ़ी बायोडाइवर्सिटी वापस आ गई है, जीव जंतु वापस आना शुरू हो गए हैं। हमने उसको डॉक्यूमेंट भी कर लिया है जो आज से 50-70 साल पहले थी, जिससे कि कभी कोई काम करना चाहे सरकार या गैर सरकारी तो उसके रेफरेंस के लिए रहे कि ये जीव जंतु यहाँ पाए जाते थे। क्योंकि अब वो बताने वाली पीढ़ी धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो हमने करीब 70 गाँव में मैं गया था और वहाँ जो बुजुर्ग होते थे ना 80 साल 85 साल 75 साल की, उनके साथ हम बैठ के पूछते थे कि क्या क्या था यहाँ पे, तो वो बताते थे। फिर उसको हम लिखते थे, फिर उनके गुणों के हिसाब से उसकी जो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है उस पर जाके देखते थे कि है नहीं, जिससे लोग समझ सकें। तो ये करते थे। अब उसका कितना इम्पैक्ट हुआ होगा मुझे पता नहीं है, बट राइपियन जोन इकोसिस्टम जरूर रिवाइवल हुआ है और उसकी बायोडाइवर्सिटी और फ्लोरा फोना भी वापस आया है। मतलब कई बड़े जानवर भी अब वहाँ देखे गए हैं लोगों को। तो वो नर्मदा जी की कृपा थी, उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, शायद मैं इसीलिए गया था। और अब मेरी इच्छा है कि सारा जीवन जो है वो गंगा जी में लग जाए। उसके अलावा मैं बहुत संतुष्ट हूँ, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे माता पिता, बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी जो हरदम मेरे साथ खड़ी रही। तो अब मेरे पास में भौतिक कोई सुखों की, भौतिक कोई इच्छाएं नहीं बची हैं, सब कुछ है मेरे पास। खूब पढ़ने का मौका दिया भगवान ने, मैं बहुत पढ़ा। और एक ये भी है कि मेरे माता पिता जब से नहीं रहे तब से मेरे को मृत्यु से भी डर खत्म हो गया। क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं वापस जाऊंगा ऊपर तो मेरे माता पिता तो मिलेंगे। तो इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है मेरे लिए। तो अब बस यही है कि मैं गंगा जी के काम आ जाऊं। गंगा जी के काम आना है और गांव से निकला एक व्यक्ति और अब इतने बड़े बड़े काम आप कर रहे हैं। परमात्मा ने आपको इतना कुछ संसाधन के तौर पे मुहैया कराया है। मुझे लगता है समय की सीमाएं हैं और हमें उन सीमाओं का पालन करते हुए इस चर्चा को समापन की ओर ले जाना होगा। थैंक यू। लेकिन इसके पहले इस पूरी यात्रा में अगर कोई एक ऐसा अनुभव खट्टा मीठा जो भी हो जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें। मेरे सब मीठे मीठे रहे हैं जी। खट्टे तो मुझे याद भी नहीं है, सब रखने भी नहीं चाहिए, वो याद भी नहीं। बहुत मीठे रहे हैं और भगवान ने मेरे को इतनी अच्छी तरीके से प्रयोग किया, ये उनकी कृपा है कि मेरा जीवन जो है वो मुझे लगता है सार्थक रहा है। मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कोई इस बात का मलाल नहीं है और न मरने के पहले होगा कि मैं ये कर सकता था मैंने नहीं किया। भगवान ने सब कुछ करा लिया जी, और सब कुछ दे दिया। तो ये थे उमाकांत उमराव जी। एक गांव से, छोटे से गांव से निकले, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ समाज को भी साथ लेकर चलने का एक उपक्रम जीवन पर्यंत इनका चलता रहा और एक पूरा जीवन अभियान के तौर पर बिताने की जो इनकी एक कवायद रही है वो सभी के लिए अनुकरणीय भी है। एक नई शख्सियत के साथ हम फिर जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।